जय हिंद दोस्तों, मैं तुलसी सर। आज फिर से हम ये हमारा पार्ट 6 होगा। 95 प्लस रेज का पार्ट 6 होगा और फिर से आज हम फिर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। तो हमने कहाँ तक पढ़ा था? गॉस का प्रमेय पढ़ा था, गॉस के प्रमेय का निगमन पढ़ लिया था। तो आज हम उसके आगे पढ़ने वाले हैं, गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग पढ़ने वाले हैं। जो गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग जो दो टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। होते तो 4 टॉपिक हैं, लेकिन उसमें से दो टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आने की 95% या 9% 90% आप कह सकते हो कि संभावनाएं होती हैं आने की। तो वहां से हम शुरुआत करते हैं। तो जो सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा, वो है अनंत लंबाई के चालक तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी कि जो पहला टॉपिक है, पहला अनुप्रयोग है, वो कौन सा है? अनंत लंबाई के चालक तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे, जैसे मान लिया जाए हमारे पास एक अनंत लंबाई की सीधी तार है। ये मान लिया जाए हमारे पास अनंत लंबाई की एक सीधी चालक तार है। अब देखो हमको क्या करना है, गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग पढ़ना है। तो मतलब हमको गॉस का थ्योरम यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? लगाना पड़ेगा। तो गॉस के प्रमेय के लिए क्या होना चाहिए? एक बंद पृष्ठ होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? एक बंद पृष्ठ होना चाहिए। तो हमको एक बंद पृष्ठ मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो, मान लेते हैं कि भैया यहाँ पे हमने ले लिया एक बंद पृष्ठ। और कैसा बंद पृष्ठ लेना पड़ेगा? तो याद रखना, बेलनाकार होना चाहिए। तो ये हमने ले लिया, एक बंद पृष्ठ ले लिया। अब ये बंद पृष्ठ हो गया। अब ये मान लेते हैं कि जो बंद पृष्ठ की जो लंबाई है वो भैया कितनी है? तो यल है। यानी कि जो हमने क्या किया, एक बंद पृष्ठ, बेलनाकार जो बंद पृष्ठ लिया है, उसकी जो लंबाई है वो कितनी है? एल है। और मान लेते हैं कि भैया इस पर जो आवेश है, इस पर आप कह सकते हो कि इस पर जो आवेश है वो कितना है? आप कह सकते हो प्लस क्यू आवेश है। ये प्लस क्यू आवेश है। अब आगे देखो, तो मान लीजिए यानी कि जो बंद पृष्ठ है, इस बंद पृष्ठ पर जो टोटल आवेश है वो कितना है? प्लस क्यू आवेश है। अब इस प्लस क्यू आवेश होगा तो भैया आप जानते हो ये पृष्ठ से क्या होगा? वैद्युत फ्लक्स उत्पन्न होगा। अब जितने आप कितने देखो कितने फ्लक्स जनरेट हो सकते हैं। तो जो पृष्ठ तुम्हारा है, जितने पृष्ठ होते हैं वहां से उतने ही फ्लक्स जनरेट होने की संभावनाएं होती हैं। तो जैसे हमारा देखा जाए तो ये कैसा है? एक बेलनाकार बंद पृष्ठ है। तो एक बेलनाकार बंद पृष्ठ है, तो कितने पृष्ठ हो सकते हैं? तो देखो एक पृष्ठ ये ऊपर वाला है, और एक पृष्ठ क्या नीचे वाला है, और तीसरा पृष्ठ जो होगा ये पूरा राउंड वाला। यानी कि कितने पृष्ठ हो गए? टोटल 3 पृष्ठ हो गए। यानी कि जैसे एक ऊपर, एक नीचे, एक ये पूरा राउंड वाला। तो टोटल कितने पृष्ठ हो गए? तो टोटल 3 पृष्ठ हो गए। हाँ, तो 3 पृष्ठ हो गए। तो एक फ्लक्स यहां से जनरेट होगा, एक नीचे वाले पृष्ठ से, और एक ये राउंड वाले फ्लक्स से जनरेट होगा। यानी कि कहने का मतलब है कि एक फ्लक्स जो होगा हमारा यहां से जनरेट होगा। तो इसको हम मान लेते हैं φ1, ठीक है। और यह एक फ्लक्स कहां से जनरेट होगा? तो आप कह सकते हो यहां से। और एक फ्लक्स तुम्हारा जो होगा वो कहां से जनरेट होगा? तो याद रखना यहां से, यानी कि φ2। तो यहां से यानी कि 3 पृष्ठ है, तो 3 फ्लक्स क्या हो सकते हैं? से जनरेट हो सकते हैं। तो हम करेंगे क्या? हम लिख लेंगे भैया कि बंद पृष्ठ से, यानी कि बंद पृष्ठ से उत्पन्न कुल वैद्युत फ्लक्स। क्या भैया? बंद पृष्ठ से उत्पन्न कुल वैद्युत फ्लक्स। तो कुल वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा? तो टोटल फ्लक्स कितने हैं?
तो आप कह सकते हो देखो एक φ1 एक φ2 एक φ3, यानी कि जो टोटल फ्लक्स होगा वो तुम्हारा φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, यानी कि जो टोटल फ्लक्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, टोटल तीन फ्लक्स हो जाएंगे, तो यानी कि फाई बराबर आप क्या कह सकते हो φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, तो ये टोटल फ्लक्स हो जाएगा तुम्हारा। अब इसी को आप कह सकते हो, आप इसको मान सकते हो क्या, इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हो। अब एक चीज यहां पे ये करना पड़ेगा आपको, देखो ये तुमको यहां से रेखीय आवेश घनत्व निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, हम निकालेंगे क्या, रेखीय पृष्ठ रेखीय आवेश घनत्व होता है। तो क्या हो जाएगा, रेखीय आवेश घनत्व। तो भैया रेखीय आवेश घनत्व की बात करेंगे तो कितना होता है, तो आप कह सकते हो रेखीय आवेश घनत्व यानी कि लैम्डा बराबर क्या होता है, तो क्यू अपान एल होता है। कितना होता है, क्यू अपान एल होता है। तो यहां से अगर मैं बात करूं क्यू, अगर हम यहां से क्यू इक्वल निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू एल हो जाएगा। आप इसे मानना चाहो तो आप इक्वेशन नंबर 2 कह सकते हो। अब आगे देखो, अब जैसे हम आगे देखेंगे तो यहां से देखो, ये अगर हम समीकरण 1 सॉल्व करें, तो अगर हम समीकरण 1 की बात करें, तो समीकरण 1 की बात करोगे, समीकरण 1 से, तो देखो यहां पे समझना, चूंकि फाई बराबर क्या होता है, आपने पढ़ा है ई इंटू ए, क्या पढ़ा है, कॉस थीटा पढ़ा है, क्या होता है फाई बराबर ई इंटू ए कॉस थीटा होता है। तो जैसे हम यहां पे देखो टोटल जैसे फाई की बात करते हैं, ये फाई है, अब यहाँ पे φ1 है, तो φ1 होगा, तो देखो यहाँ पे e इंटू ए, कितना भैया, e इंटू ए, अब ये हो जाएगा cos, और थीटा की वैल्यू अगर पता करने के लिए, तो देखो यहाँ पे हमारे पास कितना आवेश है, टोटल आवेश कितना है, प्लस क्यू आवेश है। तो प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा अगर हम पता करना चाहें, यानी कि यहाँ पे थीटा की जो वैल्यू होती है, वो थीटा की वैल्यू किसके, कैपिटल ई और कैपिटल ए दोनों के बीच का एंगल होता है, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश के बीच का एंगल होता है। तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इन दोनों के बीच का एंगल निकालना पड़ेगा। अगर जैसे हम पृष्ठ एरिया की बात करते हैं, पृष्ठ एरिया का जो तुम्हारा डायरेक्शन होगा, अगर हम पता करना चाहें, तो देखो ये पृष्ठ तुम्हारा कुछ ऐसा है, ये वाला पृष्ठ, ये वाला जो राउंड वाला ये वाला फ्लक्स, यानी कि ये वाला जो पृष्ठ है वो तुम्हारा कुछ ऐसा है। अगर मैं इसका एरिया वेक्टर की बात करूं, तो एरिया वेक्टर कैसा होगा, इसके इस पृष्ठ के कैसा होगा, लंबवत होगा। तो अगर हम इसमें इसको दिखाना चाहें तो इधर आप दिखा सकते हो कि इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा। अगर ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा, अब हमको पता करना है कैपिटल ई का डायरेक्शन। तो कैपिटल ई का डायरेक्शन पता करने के लिए तो देखो तुम्हारे पास क्या प्लस क्यू आवेश है, तो प्लस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो किधर होती है, इधर होती है ना, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डायरेक्शन हो गया। अब देखा जाए तो दोनों के बीच का कितना कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो यहां पे अगर आप रखते हो cos 90, कितना भैया, cos 90, तो ये तो पहले की वैल्यू निकल आई। अगर आपको दूसरे के पता करना है तो भैया बाकी तो ये दोनों चीज वही रहेगा, e इंटू ए, अब cos थीटा की वैल्यू फिर यहां से पता करना पड़ेगा, और थीटा पता करना पड़ेगा तो देखो φ2 कहां से जनरेट हो रहा है, इस पृष्ठ से। इस पृष्ठ की बात करोगे तो सबसे पहले तो आप इस पृष्ठ का एरिया वेक्टर का आप निकालना चाहो तो आप क्या करोगे, इस पर एक स्पर्श रेखा खींचो, तो स्पर्श रेखा खींचोगे तो इसका पृष्ठ का एरिया जो होगा इस डायरेक्शन में होगा, ये हो जाएगा। अब यहां पे देखो ये हमारे पास क्या है, टोटल इस पे ध्यान आवेश है ना, तो ध्यान आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी वो किधर होगी, ये इधर ही होगी, यानी कि बाहर की ओर। तो यानी कि ई का डायरेक्शन भी यही हो जाएगा। तो देखा जाए तो कैपिटल ई और ए का जो डायरेक्शन है दोनों कैसा है, सेम डायरेक्शन में है।
और दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो थीटा की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब फिर जैसे हम बात करें यहाँ पे φ3 की, अब ये φ3 की बात करते हैं तो देखो फिर से वही लिखेंगे हम e इंटू ए और बाकी cos थीटा। अब थीटा की जगह पे हमको फिर से क्या पता करना पड़ेगा, 0 पता करना पड़ेगा और क्या एंगल पता है, नहीं कि थीटा की वैल्यू पता करना पड़ेगा। तो थीटा पता करने के लिए फिर से हमको ई और ए का डायरेक्शन देखना पड़ेगा। तो अब देखो φ3 आपका कहां से जनरेट हो रहा है, ये तीसरे पृष्ठ से यहां से जनरेट हो रहा है। तो ये वाला पृष्ठ कुछ ऐसा है, मतलब ये नीचे वाला भाग, ये वाला भाग, ये तीसरा पृष्ठ हो गया। तो मतलब अगर इसका एरिया वेक्टर निकालना चाहोगे तो मतलब इसका पृष्ठ ये नीचे की ओर, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा इसके लंबवत होगा। और कैसा है, नीचे की ओर बता रहा है ना, तो नीचे की ओर बता रहा है तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका एरिया वेक्टर हो जाएगा। अब एरिया वेक्टर तो ये दिख रहा है, अब हमको जैसे क्या पता करना है, वैद्युत की तीव्रता पता करना है। अब हमारे पास कैसा, इस चालक पर जो आवेश है कैसा है, धन आवेश है। धन आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन हमेशा क्या होता है, हमेशा बाहर होता है। तो आप कह सकते हो ये हो जाएगा। अब दोनों के बीच का एंगल देखोगे तो एंगल यहाँ पे कितना बन रहा है, 90 बन रहा है ना। तो यहाँ पे दोनों के बीच का जो एंगल निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 90। तो फिर से हम यहाँ पे क्या रख सकते हैं, यहां से 90 रख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे फिर उसके बाद देखो फाई बराबर, यहां पे देखोगे यहाँ पे cos 90, और cos 90 की जो वैल्यू होती है भैया वो कितनी होती है, cos 90 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है। तो याद रखना cos 90 क्या होता है, 0 होता है, और cos 0 अंश की जो वैल्यू होती है 1 होती है। तो इसलिए यहां पे जो आएगा cos 90 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, e इंटू ए, और cos 0 अंश की वैल्यू 1 हो जाएगी, फिर से यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये फाई इक्वल ये 0, ये जो 0 से कोई मतलब नहीं, अभी e इंटू ए का 1 में गुणा कराओगे तो e इंटू ये हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया क्या, इस पृष्ठ से कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का पता चल, यानी कि कुल वैद्युत फ्लक्स पता चल गया। वो कितना होगा भैया, E इंटू ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, E इंटू ए हो जाएगा। आप इसी को मान सकते हो इक्वेशन नंबर 3 मान सकते हो। क्या मान सकते हो, इक्वेशन नंबर 3 मान सकते हो। बाकी आप देखो जैसे अगर थोड़ा सा सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व आप कर सकते हो, कि सॉल्व देखो कैसे करोगे। यहाँ पे एरिया देखो क्या है, या तो यहाँ पे ए क्या है, तो आप कह सकते हो इस बेलनाकार पृष्ठ का क्षेत्रफल है, यानी कि जो ए है ये क्या है, ये क्या है। अब ये तुम्हारा पृष्ठ कैसा है, बेलनाकार है, तो बेलनाकार पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई, कितना होता है भाई, 2 पाई आर एल, पढ़े हो आप, कितना होता है भाई, 2 पाई आर एल, है ना। तो यहां से आप क्या रख सकते हो, 2 पाई आर एल भी रख सकते हो, है ना। तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फाई बराबर, ये थोड़ा सा सॉल्व करना चाहो तो आप कर सकते हो, क्या हो जाएगा, ई इंटू ए, कितना, ई इंटू ए की जगह पे आप रख सकते हो कितना, 2 पाई आर एल। अब इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। फिर इसके बाद आप लगा सकते हो क्या, गॉस का प्रमेय। क्या भैया, गॉस के प्रमेय से, क्या लिखोगे, गॉस के प्रमेय से। तो गॉस का प्रमेय क्या है भाई, फाई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। अब इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करो, इक्वेशन 4 और 3 का क्या करा दो, कंपेयर करा दो, यानी कि तुलना करा दो। तो यहां पे लिखेंगे क्या, समीकरण 3 व 4 से। तो जब कंपेयर कराओगे आपको क्या मिलेगा, E इक्वल E इंटू 2 पाई आर एल इंटू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, कितना मिलेगा, E इंटू 2 पाई। तो यहां पे हमने देखा, यहां पे अब लगा देते हैं भैया गॉस के। तो जैसे हम क्या करते हैं भैया, यहाँ पे समीकरण 3 और 4 का कंपेयर कराते हैं तो क्या मिल जाएगा, देखो फाइव से, देखो ये फाइव दोनों इक्वल है, तो ये भी दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएगा। तो इसके इक्वल आप क्या कर सकते हो,
क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हो। अब जैसे थोड़ा उसको इधर देख लो, इधर सही से सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या है, ई इंटू टू पाई आर एल क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट है। ये टू पाई आर एल को उधर आप लेके चले जाओ, और जैसे ही लेके जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो ई इंटू क्या हो जाएगा, ई इक्वल, और जैसे उधर जाएगा तो पूरा का पूरा बट्टे में चला जाएगा, तो टू पाई आर एल इंटू क्यू अपान कितना भैया, एप्सिलॉन नॉट। अब देखो आपने क्या किया है, क्यू की वैल्यू आपने निकाल के रखा है कितना, लैम्डा इंटू एल हो जाएगा। तो ये तो क्या, ई इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा इंटू एल, और ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। अच्छा यहां पे देखो 2 पाई कितना है, यहां पे E इक्वल 2 पाई आर एल इंटू क्यू की जगह पे लैम्डा इंटू एल अपान कितना भैया, एप्सिलॉन नॉट। अब यहां से एल से एल आप कैंसिल कर सकते हो, इसी को लिख सकते हो 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट को यहां पे ला लो, एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा अपान आर, ये लिख सकते हो। तो यही है क्या, अनंत लंबाई के चालक तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो कितनी होती है, तो आप कह सकते हो E इक्वल 1/4 पाई, वो 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपान आर हो जाएगा। या इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हो कि कैपिटल E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ऊपर क्या रहेगा, 2 लैम्डा अपान आर, क्या भैया 2 लैम्डा अपान आर, और इसका जो मात्रक होता है वो न्यूटन प्रति कूलम। तो इतना भी आप लिख सकते हो क्या भाई, E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन आर 2 पाई 2 लैम्डा अपान आर। तो ये है अनंत लंबाई के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और एग्जाम में पूछा जाता है। तो फिर से आप एक बार देख लो, तो देखो हमको क्या निकालना था, अनंत लंबाई के चालक तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना था। तो समझ लो, ये मान लिया जाए हमने क्या किया, एक अनंत लंबाई के चालक तार ले लिया जिसपे एक समान रूप से आवेशित कैसे हैं, धन आवेश हैं। किस प्रकार, यानी कि पूरे का पूरे चालक में जो यानी कि आवेश है वो कैसा है, एक समान, पूरे में कितना है, धन आवेश है। अब भैया धन आवेश है तो आप समझो ये अनंत लंबाई की तार है, तो हमको क्या करना है, पढ़ना क्या, गॉस के प्रमेय के आधार पे सॉल्व करना है। तो गॉस के प्रमेय के आधार पे सॉल्व करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक बंद पृष्ठ लेना पड़ेगा। तो वही चीज हमने क्या किया, एक स्मॉल एल लंबाई का भैया क्या ले लिया, एक बंद पृष्ठ ले लिया, और जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आप क्या कह सकते हो भैया, कितना है, ए है। कितना है भाई, ए है। और इस पृष्ठ यानी कि ये बेलनाकार जो बंद पृष्ठ है, इस पे जो टोटल आवेश हो गया वो कितना हो गया, आप कह सकते हो टोटल जो आवेश हो गया वो प्लस क्यू आवेश हो गया। कितना, प्लस क्यू आवेश कह सकते हो कि इसकी एल लंबाई में जो टोटल आवेश है वो कितना है, क्यू हो गया। अब भैया देखो, अब ये बंद पृष्ठ है, अब इससे क्या होगा, फ्लक्स जनरेट होगा, प्लस क्यू आवेश है, तो प्लस क्यू आवेश होगा तो भैया क्या होगा, विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, और जब विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी तो क्या होगा, फ्लक्स जनरेट होगा। तो वही चीज है, अब फ्लक्स कहां कहां से जनरेट होगा, तो 3 जगहों से फ्लक्स जनरेट होगा। जितने पृष्ठ होते हैं तो वहां से उतने ही फ्लक्स वहीं उतने ही जनरेट हो सकते हैं। तो यहाँ पे 3 पृष्ठ दिख रहा था तो 3 फ्लक्स जनरेट, एक φ1 और एक φ2 और एक φ3, यानी कि 3 फ्लक्स जनरेट हो रहा है। तो वही चीज हमने क्या किया, बंद पृष्ठ से उत्पन्न कुल वैद्युत फ्लक्स कितना, φ इक्वल φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। अब हमने क्या किया, इसको इक्वेशन 1 मान लिया। अब हमने क्या किया, आगे हमने निकाल लिया रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व का जो फार्मूला होता है वो लैम्डा इक्वल क्या होता है, क्यू अपान एल होता है। तो जैसे हम क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो क्यू इक्वल कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू एल हो जाएगा। फिर थोड़ा सा जैसे आगे हमको सॉल्व करना है तो फिर से हमने क्या किया, समीकरण 1 से देखा। जैसे हम समीकरण 1 के पास जाएंगे तो देखो, समीकरण 1 के पास जाओगे तो फाई बराबर एक फार्मूला आपने क्या पढ़ा है, ई इंटू ए कॉस थीटा, है ना। तो ये हमारे पास फाई है, तो ये फाई उसी तरह लिखा रहने दे दिया। और यहाँ पे ये φ1 है, तो φ1 की जगह पे तो देखो क्या लिखोगे, ई इंटू ए कॉस थीटा। तो हमने क्या किया, φ1 की जगह पे ई इंटू ए और cos, और यहाँ पे थीटा क्या है, इन दोनों के बीच का एंगल। तो हमने जैसे ही देखा कि इसका
वैद्युत छेद की तीव्रता ये है और एरिया वेक्टर ऊपर की ओर है, दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो हमने cos 90 लिख दिया। फिर जैसे φ2 के पास गए तो φ2 हमारा कहां से जनरेट हो रहा है, ये वाले पृष्ठ से, है ना। तो इसका एरिया वेक्टर इस पृष्ठ है तो इधर किधर होगा, इधर की ओर होगा, है ना। पृष्ठ का इधर पृष्ठ ऐसा पृष्ठ है तो उसका एरिया वेक्टर कैसा होगा, ऐसा होगा। और जो प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत छेद की तीव्रता किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। और देखा जाए तो दोनों का डायरेक्शन कैसा है, सेम है। तो इसलिए हमने cos थीटा की जगह पे क्या लिख दिया, cos 0 अंश लिख लिया। अब जैसे φ3 की बात करेंगे तो φ3 कहां से जनरेट हो रहा है, इस पृष्ठ से जनरेट हो रहा है। यानी कि अब देखा जाए तो इसका पृष्ठ नीचे की ओर है, नीचे की ओर है तो इसका एरिया वेक्टर भी नीचे की ओर होगा। लेकिन वैद्युत छेद का डायरेक्शन किधर, प्लस क्यू आवेश के कारण है तो बाहर ही होगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो दोनों के बीच कितना बन रहा है, 90 बन रहा है। तो फिर भैया हमने क्या रख दिया, cos 90 रख दिया। फिर देखा यहाँ पे cos 90 की जो वैल्यू क्या होती है, 0 होती है और cos 0 अंश की वैल्यू जो होती है 1 होती है। तो cos 90 0, जहां जहां 90 है वहां पे 0 रख दिया तो पूरा टोटल 0 हो जाएगा। यहाँ पे रखा तो ये पूरा टोटल 0 हो गया, यहाँ पे रखा तो ये पूरा टोटल 0 हो गया। cos 0 अंश की वैल्यू हमने 1 रख दिया तो यहाँ पे e इंटू, यानी कि ये दोनों 0 हो गया तो बचा क्या, e इंटू ए बचा, इसका 1 में मल्टीप्लाई कराया तो e इंटू ए आ गया। और यहाँ पे a क्या है, तो a क्या है, इस पूरे पृष्ठ का क्या है भैया, एरिया है। तो कैसा पृष्ठ है, एक बेलनाकार पृष्ठ है। तो बेलनाकार पृष्ठ का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, 2 पाई आर एल होता है। तो वही चीज हमने एक ही जगह पे कितना रख दिया, 2 पाई आर एल और बाकी ई। उसी प्रकार से अब इसको हमने क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर 3। अब हमको गॉस के प्रमेय के आधार पे सॉल्व करना था तो हमने क्या लगा दिया, गॉस का प्रमेय लगा दिया। जैसे गॉस का प्रमेय लगाओगे आप तो गॉस का प्रमेय क्या होता है, फाई इक्वल क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। फिर हमने क्या किया, इसको इक्वेशन 4 मान लिया और इसको इक्वेशन 3, तो दोनों का क्या करा दिया, कंपेयर करा दिया। और कंपेयर कराया तो भैया ये फाई दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो वही चीज हमने क्या किया, e इंटू 2 पाई आर एल इक्वल क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट लिख लिया। तो भैया ये मिल गया इक्वेशन हमको। और जैसे हम 2 पाई आर एल को उधर ले जाते हैं, यहाँ पे इंटू है तो ये जाएगा उधर तो क्या है में जाएगा बटे में, तो ये कितना हो जाएगा 1 अपान 2 पाई आर एल इंटू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब हमने क्या किया, क्यू की वैल्यू लेमडा इंटू एल रख दिया। तो जैसे रखोगे तो एल से एल कैंसिल हो जाएगा तो आपको मिलेगा क्या, ई इक्वल 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा अपान आर। तो ये भी आपको देखने को मिल सकता है और ये भी आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पे बस हमने कुछ नहीं किया है, यहाँ पे दो यानी कि हर और अंश में 2 से मल्टीप्लाई करा दिया तो इसलिए ये कितना हो गया, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, ये हो गया 2 लेमडा अपान आर हो गया। तो ये हो गया भैया अनंत लंबाई के सीधे तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला के निगमन हो गया। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहां ये क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है, इस बात को याद रखना। तो फिर से हम देखते हैं तो अगला पॉइंट जो हमारा रहेगा वो दूसरा पॉइंट है क्या, अनंत विस्तार के अचालक चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कई बार एग्जामों में पूछा गया है और पूछा जाता भी है और आने की संभावनाएं भी है, तो इस बात को याद रखिएगा। तो चलो देखते हैं। तो जैसे मान लिया जाए हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास एक अनंत लंबाई यानी कि अनंत विस्तार की एक चादर है, आपको ये दिख रहा होगा, ये अनंत विस्तार की एक चादर है। अब जिसपे एक समान रूप से धन आवेश वितरित है, क्या भैया, सिर्फ इस पे क्या है, धन आवेश वितरित है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसमें एक बंद पृष्ठ लेना पड़ेगा। तो वही चीज है, क्यों लेना पड़ेगा, तो अभी हमने बताया क्या, किसके आधार पे पढ़ना है, गॉस का प्रमेय लगाना है ना। तो गॉस का अनुप्रयोग यानी कि प्रमेय का अनुप्रयोग पढ़ना है तो हमको गॉस का थ्योरम यूज करना है। तो गॉस का अगर प्रमेय यूज करना है तो सबसे पहले तो हमको यही बात को याद रखना है, तो हमारे पास एक बंद पृष्ठ होना चाहिए। तो वही चीज हमने फिर से यहाँ पे एक बंद पृष्ठ ले लिया। ये बंद पृष्ठ कैसा है, ये भी कैसा है, बेलनाकार है। क्या है भैया, एक बंद पृष्ठ बेलनाकार पृष्ठ है। तो अब देखो, अब इस बंद पृष्ठ में मान लिया जाए इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है यानी कि जो अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो ए है। कितना भैया, अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो ए है। और ये ए जो है और इस ए पर जो आवेश है वो टोटल कितना आवेश है, तो याद रखना प्लस क्यू आवेश है। कितना आवेश है, टोटल प्लस क्यू आवेश है। ठीक है, यानी कि ये अनंत विस्तार की है तो इसमें तो बहुत सारे आवेश होंगे, लेकिन जैसे हमने क्या किया, एक बेलनाकार बंद पृष्ठ लिया तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया तो फिक्स हो गया। तो क्रॉस सेक्शन एरिया फिक्स हो गया तो इसका
उस क्रॉस सेक्शन एरिया में जो आवेश होगा वो भी फिक्स हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, यानी कि टोटल जो हो जाएगा वो प्लस क्यू आवेश हो जाएगा। अब देखो, अब ये प्लस क्यू आवेश है, तो प्लस क्यू आवेश के कारण क्या होगा भैया, वही बात है, यानी कि फ्लक्स जनरेट होगा। कितने फ्लक्स जनरेट होंगे, जितने पृष्ठ होंगे, तो जहां तो फ्लक्स जनरेट होगा। तो देखो हमारे पास इसमें कितने पृष्ठ दिख रहे हैं, तो फिर से देखा जाए तो 3 पृष्ठ दिख रहा है, ये और एक ये और एक ये, यानी कि 3 पृष्ठ हैं आपके पास। तो जो टोटल फ्लक्स जनरेट होगा वो कितना होगा, तो आप लिख सकते हो बंद पृष्ठ से उत्पन्न कुल वैद्युत फ्लक्स, क्या भाई, उत्पन्न कुल वैद्युत फ्लक्स, तो कितना है, तो आप कह सकते हो फाई बराबर φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, ये टोटल आवेश है, टोटल फ्लक्स है। तो कितना, फाई बराबर φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। तो अगर मैं फाई की बात करता हूं तो फाई होता कितना है, तो अभी मैंने बताया कि फाई इक्वल ई इंटू ए कॉस थीटा होता है। कितना, ई इंटू ए कॉस थीटा होता है। तो जैसे हम बात करें आगे, तो देखो क्या हो जाएगा, फाई इक्वल, जैसे हम φ1 की बात करते हैं, तो देखो क्या रख सकते हो, ई इंटू ए, अब ये भैया कॉस थीटा। अब थीटा की बात करते हैं, तो देखो थीटा कितना होगा, तो सबसे पहली बात तो हमको यही देखना होगा, हमको देखना क्या पड़ेगा, ई इंटू ए के बीच का डायरेक्शन। तो ई इंटू ए के बीच का डायरेक्शन, यानी कि ई का डायरेक्शन और ए का डायरेक्शन देखना पड़ेगा। तो देखो प्लस क्यों आवेश है, तो प्लस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डायरेक्शन होगा भैया, वो तुम्हारा कैसा होगा, प्लस क्यू आवेश से दूर होगा, यानी कि प्लस क्यू आवेश से क्या होगा, दूर होगा। तो प्लस क्यू आवेश से दूर होगा, तो जो तुम्हारा यानी कि वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन हो जाएगा वो ई हो जाएगा। कितना हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन ये इधर हो जाएगा। अगर हम इस पृष्ठ के एरिया वेक्टर के डायरेक्शन की बात करें, तो तुम्हारा एरिया वेक्टर कैसा है, मतलब ऐसा पृष्ठ है, तो इस पृष्ठ ऐसा पृष्ठ है, तो आपका इसका एरिया वेक्टर जो होगा ऐसा होगा, है ना, एरिया वेक्टर ऐसा बनेगा। तो एरिया वेक्टर अगर देखोगे तो इसका तुम्हारा ऐसा दिखेगा, यानी कि ये एरिया वेक्टर हो गया। अब देखोगे आप तो दोनों का डायरेक्शन कैसा दिख रहा है, सेम दिख रहा है ना, तो दोनों का डायरेक्शन एक ही है, तो वहां पे थीटा की जो वैल्यू होगी वो तुम क्या लोगे भैया, 0 लोगे, यानी कि दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो थीटा की जो वैल्यू ली जाएगी वो क्या हो जाएगी, 0। अब जैसे φ2, तो φ2 तुम्हारा यहां से जनरेट हो रहा है, तो अगर हम एरिया वेक्टर की सबसे एरिया वेक्टर की बात करें, तो पृष्ठ तुम्हारा आपकी बार ऐसा है ना, ऐसा है, तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, बाहर की ओर होगा, है ना। तो ये हो जाएगा तुम्हारा एरिया वेक्टर, ये एरिया वेक्टर हो जाएगा। अगर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें, तो ये प्लस क्यू आवेश है, तो प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी इसी डायरेक्शन में होगी। तो यहां भी क्या हो जाएगा, तुम्हारा जो थीटा की वैल्यू हो जाएगी वो भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ई इंटू ए कास 0 अंश, क्या हो जाएगा भाई, कास 0 अंश। अब जैसे हम तीसरे की बात करें, तो भैया फाई ई इंटू ए, अगर हम कास यहां पे थीटा की बात करें, तो थीटा कैसा होगा, तो देखो समझो, ये पृष्ठ है, इस पृष्ठ का जो एरिया वेक्टर होगा इस डायरेक्शन में होगा। अगर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें, तो प्लस क्यू आवेश है, तो प्लस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी ये हो जाएगी। अब देखोगे तो दोनों के बीच कितना एंगल बन रहा है, 90 एंगल बन रहा है। तो 90 एंगल बन रहा है, तो यहां पे जो थीटा की वैल्यू आएगी वो तुम्हारा कितना, 90 हो जाएगा। तो भैया कास 0 अंश यानी कि 1, कास 90 यानी कि 0, है ना। तो यहां पे अब सारी वैल्यू आप पुट कर सकते हो, तो यहां पे आएगा क्या, फाई इक्वल ई इंटू ए, यानी कास 0 1 हो जाएगा, तो ई इंटू ए हो जाएगा। यहां पे भाई यहां भी आ जाएगा, ई इंटू ए हो जाएगा, और यहाँ पे काश 90 रखोगे तो क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये फाई इक्वल तुमको क्या मिल जाएगा, ई इंटू ए मिल जाएगा। कितना हो जाएगा, ई इंटू ए हो जाएगा। अब इसी को आप मान सकते हो इक्वेशन नंबर
1 मान सकते हो। ये तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। फिर जैसे हम बात करते हैं कि भाई यहां पे अगर गॉस की प्रमेय की बात करें, तो गॉस के प्रमेय से, तो गॉस का प्रमेय क्या होता है, तो अभी आपको हमने बताया है कितना होता है, तो फाई इक्वल क्यू इंटू अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। तो यहां पे इसको आप इक्वेशन नंबर क्या मानोगे, 2 मानोगे। क्या मानोगे, 2 मानोगे। और जैसे ही आप कंपेयर कराओगे, तो जैसे ही कंपेयर कराओगे, देखो समीकरण 1 व 2 से, और जैसे कंपेयर कराओगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, 2e इंटू ए इक्वल क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट मिलेगा। ये हो जाएगा। और जैसे थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो तुम्हें e इक्वल क्या मिलेगा, तो याद रखना भैया, ये मिल जाएगा क्यू अपान, देखो यहां से 2a बटे में चला जाएगा, तो ये मिल जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट ए। तो एक वैल्यू तो ये e की मिल गई, यानी कि e इक्वल कितना, क्यू अपान 2 एप्सिलॉन नॉट ए मिल गई। अब यहां पे एक फार्मूला ये भी बनता है कि मान लिया जाए क्यू की वैल्यू, देखो यहां पे अगर हम अनुप्रस्थ देखा जाए तो ये क्या, एक क्रॉस सेक्शन एरिया बन रहा है, क्रॉस सेक्शन एरिया में कितना आवेश है, क्यों, तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, अगर हमको निकालना पड़ेगा पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय यानी कि पृष्ठ आवेश घनत्व निकालना पड़ेगा। तो पृष्ठ आवेश घनत्व का जो फार्मूला होता है वो सिग्मा अपान कितना होता है, क्यू अपान ए होता है। तो भैया यहां से अगर हम क्यू बराबर निकाले तो सिग्मा इंटू कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो यहां से ई इक्वल कितना, सिग्मा इंटू ए अपान 2 एप्सिलॉन नॉट ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो जो E इक्वल मिलेगा वो क्यों, यानी कि सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट मिल जाएगा। तो ये E की वैल्यू तो एक ये मिल जाएगी, और एक E की वैल्यू आवेश के रूप में ये हो जाएगी, और एक E की वैल्यू जो होता है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये है भैया अनंत विस्तार के अचालक चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दोनों का दोनों एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक रहेगा वो भी एक गॉस का प्रमेय है, इसी यानी कि गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग है। जैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण, जैसे हम पढ़ेंगे भैया क्या, कूलाम के नियम की उत्पत्ति या वैद्युत क्षेत्र की उत्पत्ति, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये दोनों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम पढ़ लेंगे उसको भी, लेकिन ये दोनों को सबसे ज्यादा हमको याद रखना पड़ेगा कि ये दोनों टॉपिक आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बस आज के लिए बस इतना ही, बाकी आगे हम कल मिलते हैं आपसे, आपको एक नया यानी कि पार्ट, इसका पार्ट 7 लेके आपको मिलेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।